नमस्कार दोस्तों। आज जो विषय हम पढ़ने वाले हैं और आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, ह्यूमन वैल्यूज़ के नाम से। वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे आज। वैल्यूज़ क्या होते हैं, कैसे निर्मित होते हैं या मनुष्य इनकी खोज करता है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। जो हमने पहले भी नैतिक चेतना की बात की, उसके विकास की बात की और मनुष्य की कुछ जो शक्तियाँ थी कॉन्शियस माइंड की, उनकी चर्चा की थी, जिसमें बहुत सारी जो उसकी शक्तियाँ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं। उनमें से एक कैपेबिलिटी और है, वो है वैल्यूइंग करना, मूल्यीकरण की क्रिया। ये क्रिया और मनुष्य करता है, वैल्यूइंग। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि अर्थ प्रदान करना, गिविंग द मीनिंग। किसी भी चीज को मीनिंग देना, उसको अर्थ प्रदान करना या उसको मूल्य प्रदान करना। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक बैकग्राउंड समझते हैं कि मनुष्य जिस दुनिया में, जिस संसार में पैदा होता है, उस संसार में कुछ चीजें हैं, थिंग्स है। कुछ अदर बीइंग्स है, जिसको हम प्राणी जगत कह सकते हैं। ये अदर बीइंग्स है। और ये कुछ ह्यूमन बीइंग्स है। जब मनुष्य अपने आप को एक ऐसी दुनिया में पाता है, तो कुछ चीजें हैं वहां पर, कुछ अदर बीइंग्स हैं और कुछ हम हैं, और हम जैसे कुछ और लोग हैं। आप देखेंगे कि जब इस सभ्यता की, आज जिस समाज में, जिस सभ्यता में हम जी रहे हैं, वो तो बड़ी जटिल और कॉम्प्लेक्स होगी। और हमने इतने अर्थ प्रदान कर दिए और हमने इतना वैल्यू सिस्टम डेवलप कर लिया कि अब हम बैक में जाके जब सोचते हैं कि यह कैसे हुआ होगा, तो जब मनुष्य अपने आप को इस प्रकार की व्यवस्था में पाता है, तो इसकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना, चेतना जो है वो केवल और केवल इस अर्थ में कि मुझे मेरे चेतन होने का बोध है, इस बोध के साथ जो चेतना है वो केवल मनुष्य में है, किसी और बीइंग में या थिंग्स में नहीं है। अब ये जो चीजें पड़ी हैं, इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, ये अर्थहीन है। जैसे इस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये बोर्ड है, पंखा है, आपके कैमरा है, और भी बहुत सारी चीजें, टेबल कुर्सी वगैरह पड़ी है। इनका होने का अपने आप में कोई अर्थ नहीं, ये बस हैं। अब जब ये होती हैं और जैसे ही मनुष्य की चेतना जो है वो उन विषयों की ओर उन्मुख होती है, और उन विषयों का बोध जब उसको होता है, ज्ञान होता है या कोई इमेज बनती है, तो चेतना में जो एक क्रिया है मूल्यीकरण की, तो जागृत हो। हम उनको अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से
क्या प्रदान करते हैं? अर्थ प्रदान करते हैं। ये मेज है तो ये काम आएगी, कैमरा है तो ये वाला काम आएगा। हमने सारे के सारे इस जगत को एक अर्थ प्रदान किया। उस अर्थ प्रदान करने की ही जो अगली कड़ी है वो मूल्य प्रदान करना, कि हमने वैल्यूज दी उसको, कि हम किस प्रकार का अर्थ देते हैं उस पर ही निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का मूल्य देते हैं। तो चेतना अपने आप में तो क्या होती है? निस्वभाव है। पर चेतना सदैव किसकी होगी? किसी विषय की चेतना होगी। और जब वो विषय की चेतना होगी तो उस विषय को हम अपनी आवश्यकता, अपनी जो भी नीड है उसके हिसाब से क्या करते हैं? अर्थ प्रदान करते हैं, मूल्य प्रदान करते हैं। तो ये कि मूल्यीकरण की क्रिया मनुष्य में चलती रहती है। आज हम सभ्यता के इतने हजारों साल बाद जब बात करते हैं तो हमने एक बहुत बड़ा मीनिंग का और मूल्य का सिस्टम डेवलप किया। हमने हर चीज को अर्थ प्रदान किया। ये मनुष्य की चेतना की खासियत है, उसकी विशेषता है कि वो ऐसा करती है और उसके अकॉर्डिंग वो मूल्य भी प्रदान करती है। अब बात आती है कि ये जो वैल्यूइंग का जो कैपेबिलिटी है उसमें वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या कारण है कि जब कोई विषय बोध होता है तो उसको ये करना पड़ता है? क्यों ये वैल्यूइंग क्यों हो रही है? तो जब हम संसार में अपने आप को पाते हैं तो हम एक शरीर के साथ, जैसा हमने पहले बात की थी, हमारे पास एक मन भी है, बुद्धि भी है, और हम मनुष्य के एक जो हमने समाज बनाया है उस समाज में हम रहते हैं। हमारी कुछ इमोशंस भी हैं, कुछ भावनाएं भी हैं, और हमारी कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हमने डेवलप कर ली है। तो हम क्यों करते हैं ऐसा? वैल्यूइंग की प्रोसेस को क्यों करते हैं? आवश्यकताओं के कारण, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, नीड्स, टू फुलफिल द नीड्स। कैसी नीड्स? तो जो बेसिक नीड्स हैं उनकी पूर्ति करते। जैसे शरीर है तो शरीर की अपनी आवश्यकताएं हैं, भोजन, पानी, आवास, वस्त्र आदि की आवश्यकता। ऐसे ही मन है, बुद्धि है तो उसकी अपनी आवश्यकता है। फिर उस बुद्धि के द्वारा रचित जो संसार है हमारा, जिसमें हमने समाज बनाया, संस्कृति बनाई, सभ्यता बनाई और सिस्टम बनाए, उन सब की आवश्यकता है। तो मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य जो आवश्यकताएं हमने इस प्रकार के समाज में, संस्कृति में हम जी रहे हैं, इस प्रकार के एक विकसित तकनीकी और वैज्ञानिक समाज में हम जी रहे हैं, तो वहां हमारी किस किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा मूल्यीकरण की क्रिया चलती रहती। तो मूलभूत आवश्यकताएं हो गई और अन्य आवश्यकताएं हो गई। अब ये आवश्यकताएं किससे जुड़ी हैं? यदि हम देखें तो मूलभूत आवश्यकता जैसे शरीर की आवश्यकता है, मन की अपनी आवश्यकता है, बुद्धि की अपनी आवश्यकता है, बुद्धि की अपनी आवश्यकताएं हैं, फिर कुछ भावनात्मक आवश्यकताएं हैं, सामाजिक आवश्यकताएं हैं, सौंदर्यपरक आवश्यकताएं हैं। मनुष्य को सौंदर्य का बोध होता है तो उसको सौंदर्य की आवश्यकता है। धार्मिक आवश्यकताएं हैं, सामाजिक आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं। तो ऐसे करके हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए, इसके अलावा भी और हो सकती हैं। तो जब आप देखेंगे आवश्यकताओं की बात, आवश्यकताओं के कारण ही मनुष्य किसी वस्तु को या किसी
सत्ता को, जो कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति करती है, उसको क्या करता है? मूल्य प्रदान। इस संदर्भ में अब्राहम मैस्लो जो है, जिनको लोक प्रशासन में भी पढ़ाया जाता है और मनोवैज्ञानिक में भी पढ़ाया जाता है, वो जब आवश्यकताओं की बात करते हैं तो थोड़ा सा उस पर भी हम विचार कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का आवश्यकता क्रम मान रहे हैं। तो आपने देखा होगा, जिसने भी अब्राहम मैस्लो को पढ़ा है, तो 5 प्रकार की आवश्यकताएं वो बताते हैं। इसमें सबसे पहले जो है शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उसके बाद में आपकी सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं, उसके बाद में सामाजिक आवश्यकताएं हैं, उसके बाद में आत्मसम्मान की आवश्यकताएं हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, और अंत में वो मानते हैं आत्मसिद्धि, सेल्फ रियलाइजेशन या एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। तो ये 5 क्रम बताते हैं। जब मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो फिर वो सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की ओर बढ़ता है, उसकी पूर्ति हो जाती है तो फिर वो सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं क्या है? साहचर्य है, संबंध है, प्रेम है आपसी, ये आवश्यकताएं उसकी सामाजिक आवश्यकता। फिर उसको सेल्फ रेस्पेक्ट भी चाहिए, समाज में उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी आवश्यकताएं। फिर आत्मसिद्धि, सेल्फ रियलाइजेशन। ये क्या है कि मैं वास्तव में किस चीज के लिए बना। ये मैं पहले भी एक संदर्भ में हमने बात की थी, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की बात। तो मेरा एप्टीट्यूड कैसा है? मैं जन्मजात रूप से क्या कुशलता लेकर पैदा हुआ, क्या एफिशिएंसी लेकर पैदा हुआ, और उसको मैंने किस तरह से रिफाइन किया, बढ़ाया, और मैं उसके अपने चरम पर पहुंचा। उस कुशलता के चरम को प्राप्त करना, उसको अपने व्यक्तित्व में एक्चुअलाइज करना, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे कोई एक्टिंग करने के लिए पैदा हुआ तो वो एक्टिंग की चरम सीमा के व्यक्तित्व में, उसके व्यवहार में, के आचरण में वो आए, उसकी ओर बढ़ना, जो मैस्लो का अर्थ था। यहां मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूं कि इन आवश्यकताओं के कारण ही हम क्या करते हैं। मैस्लो केवल बात कर रहे हैं आवश्यकताओं के क्रम की, पर उन आवश्यकताओं के कारण और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य की चेतना क्या करती है? मूल्यीकरण करती। वो जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार उस आवश्यकता की पूर्ति का क्या साधन होगा, उसको क्या प्रदान करती है? मूल्य प्रदान करती है। कि इस आवश्यकता की पूर्ति का, इस इच्छा की पूर्ति का साधन ये है, इसलिए उस साधन को क्या बना देती है? वो मूल्यवान बना देती है। इसीलिए मूल्य की क्रिया निरंतर चलती रहती, मूल्यीकरण की क्रिया। इसी संदर्भ में हम यदि देखें भारतीय परंपरा में, तो पुरुषार्थ की अवधारणा है, जिसमें हम बात करते हैं 4 पुरुषार्थों की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। यहां पर ये 4 पुरुषार्थ हैं कि जब हम आगे पुरुषार्थ की बात करेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। यहां मेरा समझाने का औचित्य केवल इतना है कि यहां ये जो है आपकी आवश्यकताएं हैं। काम, काम का मतलब क्या है? कि आपकी इच्छाएं, कामनाएं, जो कि जीवन को चलाने के लिए आवश्यक हैं, मतलब जीवन से रिलेटेड, आपकी सर्वाइवल से रिलेटेड कुछ इच्छाएं हैं, कामनाएं, नीड्स हैं, वो सारे काम में आती हैं। उनकी प्राप्ति का साधन क्या है? अर्थ है। तो हमने अर्थ को मूल्य दे दिया। अर्थ में क्या आता है? कि वो सारे साधन जो आपकी
इन इच्छाओं की, इन नीड्स की क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। और ये जो अर्थ है इसको कैसे प्राप्त करना है, तो यहां पर ये धर्म की बात आती है कि धर्म सम्मत तरीके से हमको अर्थ की प्राप्ति करनी है, और धर्म सम्मत तरीके से ही हमको काम की प्राप्ति करनी है, काम की पूर्ति करनी है, या हमारी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। ये जो धर्म है यही भारतीय संदर्भ में क्या है, जो पाश्चात्य संदर्भ में हम इसको नैतिकता कह रहे हैं, भारतीय संदर्भ में उसको हम क्या कह रहे हैं, धर्म कह रहे हैं। और मैस्लो जिसको आत्मसिद्धि कह रहे हैं, उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ के भारतीय परंपरा में मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया। ये मैस्लो के लिए यदि ये मूल्य साध्य है, परम मूल्य है, कि अंततः मनुष्य को कहां पहुंचना है, कि इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचना उसका मूल उद्देश्य। ऐसे ही भारतीय परंपरा में परम उद्देश्य क्या है जीवन का, परम लक्ष्य मोक्ष है। ये साध्य है, पर यहां थोड़ा सा अंतर है। ये जो आत्मसिद्धि है और वो जो मोक्ष है, इनमें अंतर है, इसको इक्वेट करके नहीं देखा जाना चाहिए। ये मेरी इस जीवन में शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से जो कुशलता है, जो एफिशिएंसी है, जो स्किल है, उसका पूर्ण रूप से प्रकटीकरण हो जाना, उस अर्थ में हम आत्मसिद्धि की बात मैस्लो कर रहे हैं। पर यहां पर वो बात नहीं। मोक्ष की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पर हम सामान्यतया जो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस को उसके मूल रूप में जान लेने वाली बात, उसका उस रूप में साक्षात्कार या ज्ञान प्राप्त कर लेने की बात है। इस अंतर को थोड़ा सा मैं समझाऊं आपको कि जब हम चेतना की बात करते हैं तो चेतना का एक रूप वो है जिसमें ये विषय रहित होती है, सॉरी, और एक होती है विषयोन्मुख, जिसमें किसी विषय की चेतना है। और एक चेतना का वो रूप है जहां विषय नहीं है, कोई विषय नहीं, निस्वभाव, शून्य। या कहें शून्य रूप, नथिंगनेस, शून्यता में। उस चेतना में जब कोई विषय प्रकट होता है तब मूल्यीकरण की क्रिया प्रारंभ होती है। तो एक ऐसी अवस्था कि चेतना जब, जिसमें कोई विषय ही नहीं है, तो उस विषय रहित चेतना को उसके मूल रूप में जान लेना, दैट इज आत्म साक्षात्कार। भारतीय परंपरा में उस सेल्फ रियलाइजेशन का यह मतलब है। मुझे ये पता है कि मुझे ये विषय जो भी है इसमें, ये मुझसे अलग है, मुझे इसका बोध हो रहा है, पर जिसे बोध हो रहा है वो अपने आप में इन विषयों से अलग कोई सत्ता है, जो कि ऐसी अवस्था में भी रह सकती है जो विषय रहित अवस्था हो। उसी को भारतीय परंपरा में आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, आत्म साधना, आत्म मोक्ष, निर्वाण और अवस्था नामों से जाना जाता है। तो ये भेद समझ में आया कि हम किसको मूल्य दे रहे हैं भारतीय परंपरा में, परम मूल्य किसको मान रहे हैं उसको। पाश्चात्य परंपरा में हीगेल भी बात करते हैं, ब्रैडले भी बात करते हैं, मैस्लो भी बात कर रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, पर भारतीय परंपरा से उसका थोड़ा सा भेद है इस अर्थ में। तो ये समझ में आ गया होगा।
अब बात आती है कि ये जो आवश्यकताएं हैं इनके कारण ही क्या होता है, मूल्यीकरण की क्रिया होती है और विभिन्न प्रकार के मूल्यों का सृजन होता है, या कहें कि खोज होती है। ये दोनों ही बातें हैं। कुछ विचारक मानते हैं कि मनुष्य की चेतना मूल्यों का क्या करती है, सृजन करती है। कुछ विचारक मानते हैं कि नहीं, मूल्य शाश्वत है, निरपेक्ष है। मनुष्य की चेतना केवल मूल्यों को क्या करती है, खोजती है, उसको डिस्कवर करती है। तो एक विवाद का विषय है, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। पर मूल्यीकरण की क्रिया में वो किस मूल्य को अपनाता है, ये उस व्यक्ति पर, उस मनुष्य पर निर्भर करता है। हजारों सालों से, जब से मनुष्य मूल्यीकरण करने लगा है, तो हमने बहुत सारे मूल्यों की खोज की और एक सिस्टम बनाया जिससे ही समाज बना। और उन मूल्यों की परंपरा, जैसा कि पीछे हमने कहा, जब वो ट्रेडिशन ऑफ वैल्यूज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हुए, तो उन ट्रेडिशन ऑफ वैल्यूज को या सिस्टम ऑफ वैल्यूज को ही हमने क्या कहा, संस्कृति कहा, कल्चर कहा। ठीक है। अब मूल्य जो है, जब ये स्पष्ट हो गया कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मनुष्य क्रिया करता है और मूल्यों की खोज करता है, तो अल्टीमेटली हम इसकी परिभाषा एक निर्मित करने की कोशिश करें कि मूल्य की क्या परिभाषा दें, तो क्या कहा जाएगा, कैसे मूल्य की परिभाषा देंगे। तो आपने देखा कि अंतिम जो आवश्यकता है मनुष्य की, भारतीय परंपरा में हम उसको आत्म साक्षात्कार या मोक्ष कह रहे हैं, और पाश्चात्य परंपरा में मैस्लो आदि जो है उसको आत्मसिद्धि या सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कह रहे हैं। तो इस ये कहें कि आत्म साक्षात्कार या आत्म सिद्धि के मार्ग में शरीर, मन, बुद्धि आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति किसकी, क्योंकि इसकी, उसके लिए हमको किसकी पूर्ति करते हुए चलनी पड़ेगी, शरीर, मन, बुद्धि तथा अन्य आवश्यकताओं की। इनकी पूर्ति करते हुए चलना पड़ेगा, शरीर की, मन की, बुद्धि की तथा अन्य आवश्यकताओं की। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। कैसे पूर्ति हेतु हम क्या करते हैं, पूर्ण विवेक के साथ सोच समझकर हम किसी विषय का चयन करते हैं। तो विवेक द्वारा, क्योंकि हम द्वारा समर्थित, और जो विवेक द्वारा समर्थित होगा वो क्या भी होगा, स्वतंत्र रूप से चयनित। इष्ट विषय, इष्ट मतलब इच्छित विषय, क्या कहलाते हैं, मूल्य कहलाते हैं। थोड़ा सा वापस से उसको देखें परिभाषा को, कि आत्म साक्षात्कार या आत्म सिद्धि के मार्ग में शरीर, मन, बुद्धि तथा
अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विवेक द्वारा समर्थित एवं स्वतंत्र रूप से चयनित जो विषय हैं उनको क्या कहा जाता है? मूल्य कहा जाता है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ये मानते हैं कि सबसे परम मूल्य जो है वो आत्म साक्षात्कार और आत्म सिद्धि है। इसकी प्राप्ति के लिए जब शरीर की, मन की, बुद्धि की तथा अन्य जो आवश्यकताएं सामाजिक सुरक्षा की और दुनिया जान की, उनकी पूर्ति के लिए विवेक द्वारा, विवेक क्या होता है? उचित अनुचित का बोध करने की क्षमता मनुष्य की, उसके द्वारा समर्थित होना चाहिए विवेक द्वारा। अर्थात उसे पता होना चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। के बोध के साथ में जब वो स्वतंत्र रूप से क्या करता है? चयन करता है किसी विषय का, चाहे वो विषय मूर्त हो चाहे वो अमूर्त हो, वो विषय क्या कहलाता है? मूल्य कहलाता है। ये मूल्य की परिभाषा है। अब मैं कह रहा हूं विवेक द्वारा समर्थित। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम देखें क्यों कहा ऐसा, कि जैसे मनुष्य में हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है, जानवरों में भी होती है। अब मान लीजिए वो बिना जाने बूझे, सोचे समझे और अचानक कोई हिंसा कर दे, तो हिंसा एक प्रवृत्ति के रूप में वहां पर प्रकट होती है, उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी के रूप में प्रकट होती है। अचानक से वो हिंसात्मक हो गई। पर वही हिंसा जब मैं उस हिंसा का प्रयोग सोच समझकर, जानबूझकर, पूर्ण विवेक के साथ करता हूं और मुझे पता है कि यहां पर मुझे ये हिंसा का प्रयोग करना है, तो मैं उस हिंसा को एक साधन के रूप में, एक मूल्य के रूप में अपनाता हूं। जैसे महाभारत युद्ध में जब शांति के समस्त प्रयास विफल हो गए, जितने भी प्रयास हो सकते थे कि भाई ये ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, 5 गांव दे दो, वो भी नहीं दिए गए, तो अल्टीमेटली युद्ध की स्थिति बन गई। हिंसा कोई नहीं चाह रहा था, पर वहां पर हिंसा का प्रयोग जो भी हुआ, हिंसा हुई, एक साधन के रूप में हुई, पर किसकी प्राप्ति के लिए? धर्म की स्थापना के लिए। तो वहां पर हिंसा का जो साधनात्मक मूल्य था, वहां उसको हमने मूल्यात्मकता दी, सोच समझ कर किया। जानवर कर रहा है तो प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग कर रहा है, पर मनुष्य की गरिमा या मनुष्य होना, मनुष्य कब है? जब वो हिंसा का प्रयोग भी एक मूल्य के रूप में कर पाता हो, जहां पर उसे हिंसा का प्रयोग उचित लगता है, क्योंकि विवेक द्वारा समर्थित। इसीलिए कहा गया कि विवेक द्वारा समर्थित होनी चाहिए, अर्थात वहां पर हिंसा का प्रयोग उचित आपको लगना चाहिए, तब वो हिंसा मूल्य कहलाएगी, साधन मूल्य। नहीं तो नहीं कहलाएगी। ऐसी स्थिति बन सकती है कि असत्य बोलना पड़ सकता है, किसी स्थिति में झूठ बोलना भी हो सकता है, तो वहां पर जो असत्य भाषण है उसके वो क्या हो गया? साधनात्मक मूल्य। तो वहां पर वो विवेक द्वारा समर्थित है, और आपने सोच समझकर, चूंकि विवेक द्वारा समर्थित है तो स्वतः ही आपने औचित्य अनौचित्य का बोध किया है, उसमें आपने सोचा है, समझा है, तब जाके उसका चयन किया है। उस स्थिति में जाकर कोई आपकी प्रवृत्ति क्या बनती है? मूल्य बनती है, तब उसको मूल्य कहा जाए। तो ये मूल्य की परिभाषा है। अब बात आती है मूल्य के प्रकारों की, वर्गीकरण की। तो यहां पर हम देखा जिस प्रकार की परिभाषा हमने दी, उसमें
जो एक भेद किया जाता है मूल्य में साध्य और साधन का, कि एक साधन मूल्य है और एक साध्य मूल्य है। जैसे परिभाषा से स्पष्ट हो रहा था कि आत्म साक्षात्कार और आत्म सिद्धि कैसे मूल्य हैं? साध्य मूल्य। अर्थात साध्य मूल्य वो मूल्य होते हैं जिनकी मूल्यवत्ता किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती है, उनको क्या कहते हैं? साध्य मूल्य। और बाकी जो चीजें हैं वो सब उसकी प्राप्ति का साधन होती हैं। और जो साधन मूल्य हैं वो किसी अन्य की जो मूल्य हैं उनकी प्राप्ति के साधन के रूप में जब प्रयोग में लाए जाते हैं तो उनको हम कहते हैं साधन मूल्य। अब जैसे इसका अंतर समझेंगे तो जैसे धर्म की स्थापना के लिए गीता में जब हम बात करते हैं तो धर्म क्या हो गया? साध्य हो गया। और इसके लिए अपनाए जाने वाले, इसकी स्थापना के लिए अपनाए जाने वाले जितने भी मूल्य हमने अपनाए वो सब क्या हो गए? साधन मूल्य। चाहे वो हिंसा हो, अहिंसा हो, सत्य हो, असत्य हो, जो भी अपनाया वो सब साधन मूल्य हो गए। मेन मूल्य क्या था? धर्म की स्थापना। ऐसे ही महात्मा गांधी के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो महात्मा गांधी के लिए सत्य क्या है? साध्य मूल्य है। कि उनके लिए सत्य का जो अर्थ है, जब महात्मा गांधी को पढ़ेंगे तो जो मानव का असीम पक्ष है, जो उसका चेतन पक्ष है, जो उसका ईश्वरीय पक्ष है, उसका उद्घाटन, वो ईश्वरीय पक्ष सत्य है। और उसका उद्घाटन या उसका प्रकटीकरण कैसे होगा? अहिंसा नामक मूल्य से। तो अहिंसा यहां पर क्या हो गई? साधन हो गई। और सत्य क्या हो गया? साध्य हो गया। तो ये इस अर्थ में साध्य और साधन का अंतर करता है। फिर कुछ अंतर सकारात्मक और नकारात्मक को लेकर भी होते हैं। जैसे अहिंसा है वो सकारात्मक मूल्य है तो अहिंसा नकारात्मक मूल्य। सत्य जो है सकारात्मक मूल्य तो असत्य नकारात्मक मूल्य। तो ये एक अंतर इस प्रकार से भी किया जाता है। पर मैंने जैसा अभी समझाया कि जब तक वो प्रवृत्ति के रूप में है तब तक वो मूल्य नहीं कहला सकता। मूल्य कहलाने के लिए क्या होगा? उसका विवेक द्वारा समर्थित होना जरूरी है कि हम उसका प्रयोग सोच समझकर पूर्ण विवेक के साथ कर रहे हैं, तब वो मूल्य बनता है। और एक जो मुख्य अंतर है, जो वर्गीकरण है, वो मिस्टर अर्बन एक प्रोफेसर हुए हैं फिलॉसफी के, उन्होंने किया है। उन्होंने मूल्यों पर अपनी एक थ्योरी दी है, प्रैग्मेटिक थ्योरी है, उपयोगात्मक सिद्धांत है कि किसी चीज की उपयोगिता क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उस पर उसकी मूल्यवत्ता निर्भर करती है कि उसको क्या मूल्य दिया जाएगा। तो इन्होंने जो है, हम यहाँ पर केवल वर्गीकरण की बात करेंगे, इनकी थ्योरी में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आपस में क्लैश भी करती हैं। पर इनका जो वर्गीकरण किया गया है मूल्यों का, वो काफ़ी अच्छा वर्गीकरण है जिसमें लगभग सारे मूल्य समाहित हो जाते हैं। तो इस सबसे पहले ये दो प्रकार के मूल्य मानते हैं, एक जैविक मूल्य और एक अति जैविक मूल्य। ऑर्गेनिक वैल्यूज और सुपर ऑर्गेनिक वैल्यूज, इसको ये नाम दे रहे हैं। तो ये जैविक मूल्य हैं, ये मनुष्य की शारीरिक और संरक्षात्मक जो आवश्यकताएं हैं, सुरक्षात्मक जो आवश्यकताएं, उनसे जुड़े हुए जो मूल्य हैं उनको क्या कह रहे हैं? जैविक मूल्य। इनमें वो तीन प्रकार के मूल्य मानते हैं, शारीरिक, आर्थिक और मनोरंजक। अब जैसे शारीरिक जो मूल्य है, इस शरीर की अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी प्राप्ति किससे होगी? भोजन, पानी, वस्त्र, आवास इत्यादि जो है
उनका क्या मूल्य? शारीरिक मूल्य। अब इसके लिए क्या चाहिए हमको? धन संपत्ति की आवश्यकता है, तो उसका क्या हो गया? आर्थिक मूल्य हो गया। इसी ढंग से मन है हमारे पास, तो हमको मनोरंजन की भी जरूरत है, तो मनोरंजन के जो साधन है उनको भी हमने मूल्यवत्ता प्रदान की। पूरी सभ्यता, मानव जाति, आप देख रहे हैं इतिहास उठा के कि मनोरंजन के अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग साधन रहे, और आज भी नए नए साधन विकसित हो रहे हैं। ये मनुष्य की एक आवश्यकता है मनोरंजन की, तो इनको जैविक उसमें रखा है। दूसरे जो इन्होंने किया वर्गीकरण, उसमें वर्गीकरण किया अति जैविक का, जिसमें सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य। अति जैविक का जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो दो प्रकार से कर रहे हैं, सोशल और स्पिरिचुअल। अब इस सोशल में भी वो कह रहे हैं दो प्रकार के मूल्य होते हैं, साहचर्य के और चारित्रिक मूल्य। मनुष्य के अपने कैरेक्टर से रिलेटेड, जो उसके अपने व्यक्तित्व से या कैरेक्टर से रिलेटेड जो मूल्य, चरित्र से रिलेटेड मूल्य हैं। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है तो ईमानदारी, संयम, साहस, विनम्रता, सत्यभाषी, तो ये इस प्रकार के जो वैल्यूज हैं जो व्यक्तिगत उसके चरित्र से या व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं, वो चारित्रिक मूल्य में आते हैं। और जब कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जो किसी के संदर्भ में होते हैं, वो साहचर्य मूल्य, जैसे मैत्री किसी से होगी, भातृत्व भाव किसी से होगा, सहिष्णुता, कुछ लोगों में आपस में सहिष्णुता, तो ये इस प्रकार के मूल्य क्या होंगे? साहचर्य मूल्य होंगे। अब ये जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, इसमें जो अर्बन महोदय हैं उन्होंने 3 मूल्य माने हैं आध्यात्मिक में भी। एक जो मूल्य है वो सौंदर्य है, सौंदर्य बोध। मनुष्य की चेतना में अपने आप में एक खास बात है कि वो सौंदर्य का बोध के अंदर है। वो सुंदर वस्तुओं को या सुंदरता को का बोध करती है और उन मूल्यों को वरीयता देती है, या उन वस्तुओं को वरीयता देती है जो सौंदर्य को अपने अंदर समाहित रखती है, सौंदर्य के मूल्य को समाहित रखती है। अब वो चाहे वो मूर्त वस्तुएं हो चाहे वो अमूर्त हो, दोनों में ही सौंदर्य नामक मूल्य विद्यमान हो सकता है। तो ये, और इसीलिए आप देखेंगे मूल्य मीमांसा में 2 शाखाएं बनी थी, एक नीति शास्त्र और एक सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स। अपने आप में एक अलग ब्रांच है जिस पर पूरी बात की जाती है सौंदर्य नामक मूल्य पर, कि सौंदर्य नामक मूल्य जो है आत्मनिष्ठ है कि वस्तुनिष्ठ है, निरपेक्ष है कि सापेक्ष है, वो सारी बातें होती हैं। पर यहाँ पर एक मूल्य के रूप में इसको अर्बन ने आध्यात्मिक मूल्य के रूप में रखा है। दूसरा है बौद्धिक मूल्य। इसमें वो विजडम की बात कर रहे हैं, विवेक की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने पीछे बात की थी परिभाषा में, तो विवेक जो है उचित अनुचित का बोध करने की सामर्थ्य, इसको अर्बन ने स्पिरिचुअल वैल्यूज के रूप में माना है, विवेक को और बुद्धि को। और लास्ट जो है धार्मिक, तो सभी धर्मों के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के धार्मिक मूल्य जो हैं वो अलग अलग धर्मों में अलग अलग माने गए हैं। कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई आत्मा की बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई आत्म साक्षात्कार को मान रहा है, कोई ईश्वर साक्षात्कार को मान रहा है, तो कोई स्वर्ग नरक की बात कर रहा है या किसी अन्य प्रकार की बात कर रहा है, या कोई न आत्मा को मानता है, न ईश्वर को, न स्वर्ग नरक को।
न ही किसी और सत्ता को, वो केवल आत्म तत्व को मान रहा है, और कोई कोई ऐसा है जो आत्म तत्व को भी नहीं मान रहा है। तो वो सभी धर्मों के अपने अपने अलग अलग वैल्यूज हैं। इस प्रकार ये आध्यात्मिक मूल्य के अंदर 3 प्रकार के वैल्यूज मानते हैं, और कुल मिलाकर ये 8 प्रकार के वैल्यूज मान रहे हैं, और टोटल जो वर्गीकरण है उसमें 8 प्रकार के वैल्यूज सामने आते हैं। तो आज जो है वैल्यूज पर इतना ही। वैल्यूज में आगे और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम वैल्यूज का सोपान क्रम भी देखेंगे, भूमि भेद भी देखेंगे, वैल्यूज का जीवन में क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, और साथ ही आजकल जो बात चल रही है मूल्यों का संकट और मूल्यों का पतन, उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। If you like our video, please like, share, subscribe our channel.